गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए बच्चों, हमने क्लास 12th आरबीएससी बिजनेस स्टडी में जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 में प्रबंध प्रक्रिया, कार्य, प्रबंधकीय भूमिका में स्तर, इसमें हमने एक वीडियो इसका अपलोड कर दिया है पार्ट 1 और ये आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम प्रबंध के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रबंध का कार्य है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। तो बच्चों, संगठन जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है, अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के संसाधनों और मानवीय प्रयासों में क्या किया जाता है, संबंध स्थापित करने का काम किया जाता है कि न्यूनतम प्रयासों से ज़्यादा परिणाम प्राप्त किए जा सके। प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था की संपूर्ण क्रियाओं को निश्चित और वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच में अधिकारों एवं दायित्वों का विभाजन किया जाता है तथा उन सभी व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों की स्थापना की जाती है। तो संगठन जो होता है व्यक्तियों का एक समूह होता है और इसके अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संस्था के संसाधनों, मानवीय और भौतिक संसाधनों में क्या किया जाता है, समन्वय स्थापित करने का काम किया जाता है। बात करते हैं इसके बाद में अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारे पास है संगठन की विशेषताएं, संगठन के लक्षण या संगठन की प्रकृति। तो बात करें, व्यक्तियों का समूह होता है। सबसे पहली विशेषता है कि जो संगठन होता है वो व्यक्तियों का समूह है। यह समूह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि जो समूह होता है, जो संस्था के कार्यकारी नेतृत्व होते हैं, जो कार्य करने वाले, जो मध्यम स्तर के, उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, उनके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। यह प्रबंध का साधन एवं कार्य है। जो संगठन होता है वो प्रबंध का साधन होता है और प्रबंध का एक कार्य भी है। इसमें निर्देशन क्षमता होती है जिससे समूह के प्रयासों को नियंत्रित किया जाता है। यानी संगठन को हम निर्देशन दे सकते हैं। यानी संगठन के जो कार्य होता है इसके अंदर निर्देशन क्षमता होती है जिससे समूह के प्रयासों को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि समूह के अंदर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उनका निर्देशन करना पड़ता है जिससे वो क्या करते हैं, जो उनके इंडिविजुअल प्रयास होते हैं, एक व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, उन व्यक्तिगत प्रयासों को समूह के रूप में जोड़ा जाता है। इसमें श्रम, अधिकार एवं दायित्व के विभाजन का नियोजन किया जाता है। श्रम, अधिकार एवं दायित्व के विभाजन का क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है कि किस प्रकार श्रमिकों में उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व उनको बांटे जाए, इस करने का काम नियोजन के अंतर्गत होता है। तो ये संगठन की विशेषता के अंतर्गत आता है। संगठन कार्य करने वालों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। संगठन जो होता है बच्चों, वो जो जितने भी व्यक्ति उनके अंदर काम करते हैं समूह के अंदर, उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट करने का काम जो होता है वो संगठन का होता है। यानी कि सभी व्यक्तियों का आपस में संबंध किस प्रकार से स्थापित हो। फिर आगे बात करें, यह सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करता है। सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करने का काम संगठन के अंतर्गत होता है। फिर बात करें, यह कार्यों एवं दायित्वों के स्वरूपों को निर्धारित करने का काम करता है। कार्यों एवं दायित्वों के स्वरूपों को निर्धारित करने का काम जो होता है बच्चों, वो संगठन के अंतर्गत होता है। फिर बात करें, यह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यानी जो प्रबंध का कार्य होता है, संगठन का जो कार्य होता है, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसके बाद में बात करें बच्चों, संगठन की प्रक्रिया। तो संगठन की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर के प्रबंधक को पूरी करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में कभी अधिक सोपान पार करने पड़ते हैं तो कभी कम सोपान पार करने पड़ते हैं। सोपान का मतलब है स्तर, ठीक है। कभी किसी प्रक्रिया में ज़्यादा स्तर होते हैं, यानी ज़्यादा लेवल्स होते हैं, और किसी में कम होते हैं, उनको अपने को पार करना पड़ता है। किंतु सामान्यतया इस प्रक्रिया में निम्न सोपान प्रमुख माने जाते हैं। कौन कौन से सोपान प्रमुख माने जाते हैं, देखिए जरा। संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना। संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना संगठन की प्रक्रिया का पहला स्तर है। कार्यों का विभिन्न भागों में विभाजन करना। जो संस्था के कार्य होते हैं उन कार्यों को अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया जाता है।
क्रियाओं का समूहीकरण करना, यानी जो व्यवसाय के अंदर, संस्था के अंदर जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का समूहीकरण करने का कार्य जो होता है वह संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। कर्तव्यों की व्याख्या करना, जो संगठन के अंदर, समूह के अंदर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों की अपने को क्या करनी पड़ती है, व्याख्या करनी पड़ती है। तो ये व्याख्या करने का जो काम होता है ये भी किसके अंतर्गत होता है बच्चों, संगठन के अंतर्गत होता है। फिर अपन इसके अंदर बात करें, हमारा जो अगला टॉपिक है उसके अंतर्गत हम देखते हैं योग्य व्यक्तियों को कार्य सौंपना, यानी योग्य व्यक्ति को कार्य सौंपने का जो काम होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो संगठन के अंतर्गत किया जाता है। फिर बात करें भौतिक साधन एवं वातावरण उपलब्ध करना, तो भौतिक साधन और वातावरण उपलब्ध करने का जो कार्य होता है वो संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। भौतिक संसाधन और कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने का काम संगठन के अंतर्गत किया जाता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि जो अधिकार होते हैं उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, तो अधिकारों का प्रत्यायोजन कहलाता है। आपसी संबंधों का निर्धारण करना, आपसी संबंधों का निर्धारण करना संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बात करते हैं फिर बच्चों, अगला हमारा जो यहाँ पर कार्य दे रखा है डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। निर्देशन वह प्रबंधकीय कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देता है। यानी कि एक प्रबंधक जो होता है अपने नीचे जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, उनके अंडर में जो काम करते हैं, उनके अधीनस्थ जो काम करते हैं, उन व्यक्तियों को आदेश और निर्देश देने का जो कार्य होता है प्रबंध के, इस निर्देशन कार्य के अंतर्गत होता है। उनके कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, ताकि वे कर्मचारी संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी रूप से योगदान कर सकें। तो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है, उनका पर्यवेक्षण, निरीक्षण और मार्गदर्शन करना जरूरी होता है। तो ये सारे कार्य जो भी आते हैं बच्चों वो निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो सके, यही क्या कहलाता है बच्चों, निर्देशन कहलाता है। निर्देशन के अंतर्गत ये होता है बच्चों कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करें ताकि अधिकतम सफलता अपने को प्राप्त हो सके, अधिकतम लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो यह निर्धारित करने का कार्य निर्देशन के अंतर्गत आता है। प्रबंधक निर्देशन के द्वारा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं करता, बल्कि वह संस्था तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने का भी क्या करता है बच्चों, प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन का कार्य जो होता है वो संस्था और कर्मचारियों के व्यक्तिगत और सामूहिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। बात करें बच्चों अगले यहाँ पर हम टॉपिक की, निर्देशन की विशेषताएं हमें दे रखी है। ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य की श्रेणी में आता है। यह एक समन्वयकारी कार्य होता है जिसके अंतर्गत तालमेल बैठाया जाता है। जो फर्म के संसाधन होते हैं उन संसाधनों में तालमेल बैठाने का कार्य निर्देशन के द्वारा किया जाता है। संयोजनकारी और संबंधकारी कार्य है, ठीक है। जो संस्था की विभिन्न क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के अंदर विभिन्न विभाग होते हैं, उनको निर्देश आदेश देकर जो है उनको संयोजित करने का कार्य किया जाता है। व्यापक कार्य बड़े स्तर पर होता है। सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है निर्देशन की, कभी कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दोहरे उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। निर्देशन के जो उद्देश्य होते हैं बच्चों वो दोहरे उद्देश्य होते हैं और दोहरे उद्देश्यों को सही तरीके से परिभाषित करने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। विविध क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का समावेश किया जाता है। निर्देशन के अंतर्गत विभिन्न अनेक प्रकार की जो क्रियाएं होती है और प्रक्रियाएं होती है उन सब का क्या किया जाता है बच्चों, समावेश किया जाता है। मानवीय संसाधन से संबंधित कार्य है, बिल्कुल हमारे जो निर्देशन का कार्य है वो मानवीय संसाधन से संबंधित कार्य है, क्योंकि मानव जो संसाधन है उनका ही तो निर्देशन किया जाएगा और किसका निर्देशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो निर्देशन का कार्य होगा वो मानवीय संसाधन से संबंधित है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, आपसी संबंधों की स्थापना एवं सहयोग की प्राप्ति करना।
तो आपसी संबंधों की अगर हमें स्थापना करनी है, सहयोग की अगर हमें प्राप्ति करनी है, तो ये जो कार्य होता है वो किसके अंतर्गत होता है बच्चों? निर्देशन के अंतर्गत किया जाता है। बात करें व्यक्तियों का विकास, अगला है हमारा निर्देशन की विशेषता। निर्देशन करने से व्यक्तियों का विकास होता है। बिल्कुल व्यक्तियों के अंदर जो निर्देश उनको दिए जाते हैं, उनका जब गाइडेंस किया जाता है, उनका पर्यवेक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तो उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उनमें और अच्छे से सुधार लाए जाते हैं। आगे इसमें बात करें हम हमारे अगले टॉपिक की, तो अगला पॉइंट है हमारा कार्य वातावरण का निर्माण करना। यानी कि कार्य करने के लिए जो उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने का जो कार्य होता है वो निर्देशन के अंतर्गत होता है। निर्देश देकर ही कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। बात करें हम अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक हमारे पास है निर्देशन क्षेत्र, तकनीकें एवं घटक। यानी निर्देशन के क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? तो निर्देशन एक व्यापक प्रबंधकीय कार्य है। इसमें विविध क्रियाएं सम्मिलित हैं। इन क्रियाओं को निर्देशन की तकनीकों या इसके घटकों के रूप में भी जाना जाता है। संक्षेप में निर्देशन के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख घटक या तत्व शामिल हैं। तो देखिए निर्देशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, बात करें तो निर्देशन का पहला तत्व है आदेश निर्देश, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। प्रबंधक कार्य प्रारंभ करने, कार्यों में परिवर्तन करने, संशोधन करने, कार्यों को संपन्न करने तथा रोकने आदि के संबंध में आदेश निर्देश जारी करता है। यानी प्रबंधक का जो काम होता है, काम को स्टार्ट कराना, कार्यों में अगर कोई परिवर्तन करना हो, संशोधन करना हो, कार्य को पूरा करना हो, संपन्न करना हो या बीच में रोकना हो, तो ये सारे जो आदेश निर्देश का काम होता है वो निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो आदेश निर्देशों का संस्था के सफल संचालन में एवं प्रबंध की सफलता में महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों? स्थान होता है। आगे बात करें हम अगले टॉपिक की, पर्यवेक्षण और निरीक्षण, सुपरविजन इसको हम बोलते हैं। तो निर्देशन का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है बच्चों या तकनीक होती है वो पर्यवेक्षण होता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रबंधक क्या करता है? अपने अंडर में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, अपने अधीनस्थों के कार्यों को देखने का काम करता है और सुनिश्चित करता है कि वे प्रमापित विधि से, यानी जो पहले हमने स्टैंडर्ड जो तय कर रखे हैं, जो स्टैंडर्ड विधि उनको बता रखी है या पूर्व निर्धारित योजना है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने का काम प्रबंधक का होता है। और ये जो काम होता है इसे हम पर्यवेक्षण या निरीक्षण कहते हैं। यदि अगर वो प्रमापित विधि या पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो प्रबंधक उनमें सुधार हेतु आवश्यक क्या करते हैं? मार्गदर्शन देता है कि भाई आपसे ये काम गलत हो रहा है, आप इसको सही करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से उनको डायरेक्शन दिया जाता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षक अपने उच्च प्रबंधकों से प्राप्त आदेशों एवं निर्देशों की क्या करता है बच्चों? व्याख्या करता है और यह कर्मचारियों को प्राप्त आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए दिशा निर्देश भी देता है। यह कर्मचारियों को प्राप्त आदेशों और निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देने का कार्य भी करता है। नेतृत्व की अगर हम बात करें, लीडरशिप, तो निर्देशन कार्य के लिए नेतृत्व भी किया जाना परम आवश्यक है। निर्देशन का कार्य अगर हमें करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? नेतृत्व करने का काम भी करना पड़ता है। अतः नेतृत्व भी निर्देशन का अभिन्न अंग है। लीडरशिप यानी कि जो निर्देशन देने का कार्य करता है वो एक तरह से लीडरशिप को भी अपनाता है। तो नेतृत्व भी निर्देशन का अभिन्न अंग या तकनीक माना जाता है। नेतृत्व करना भी एक कला होती है बच्चों, जिसके द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थों के व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। कुशल नेतृत्व से कर्मचारियों में अधिक लगन एवं उत्साह से कार्य करने की भावना विकसित होती है। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा बिजनेस स्टडी का जो टॉपिक है थोड़ा सा अपने को बोरियत सा लग सकता है, लेकिन अपने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ेंगे तो ये अपने लिए अच्छा रहेगा। सिलेबस का पार्ट है, अपने को पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे अपने को कैसा भी फील हो, कैसा भी लगे, लेकिन अपने इसको आसान से आसान भाषा में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक दे रखा है अभिप्रेरणा। हाँ, नेतृत्व के बाद में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो वो होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थों की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को क्या कर सकता है? संतुष्ट करने का काम कर सकता है, ताकि वे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में उत्साहपूर्वक सहयोग कर सके। अभिप्रेरणा के द्वारा ही प्रबंधक अपने अधीनस्थों से कार्यों में सहजी सहयोग प्राप्त कर सकता है। तो हम मोटिवेशन की बात भी इसके अंदर बता सकते हैं, यानी ये भी हमारे निर्देशन के अंतर्गत आता है। संप्रेषण का जो कार्य होता है, निर्देशन करने के लिए संप्रेषण परम आवश्यक है। बिल्कुल सही है, निर्देशन
डायरेक्शन का जो काम होता है वो बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। प्रभावकारी संप्रेषण या संचार व्यवस्था प्रबंधकों के आदेशों, निर्देशों, कर्मचारियों की शिकायतों, समस्याओं, कार्यों के रिपोर्ट, सुझाव आदि को यथा समय यथा स्थान पहुंचाने के लिए भी आवश्यक है। कुशल संचार व्यवस्था से संस्था में आपसी विश्वास के वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे हमारे यहीं तक अपन इसी वीडियो में रोक देते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो नियंत्रण के बारे में होगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रोकते हैं आज अपन इस टॉपिक को यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।